हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जो हैं हम इस वीडियो में मिक्स्ड एमसीक्यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। ठीक है, तो इतना मैं बता दूं कि जितने भी जो भी मैंने अभी क्या करा है कि मैंने अभी जो है एमसीक्यूज़ वीडियोज़ जितनी भी मेरे चैनल पे हैं उनकी मैंने जो है प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसमें लगभग 24 वीडियोस हैं और एच एन बी का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जिन्होंने देखो पूरी वीडियोस देखी, जो शुरू से ही देख रहे हैं, ठीक है, फुल वीडियोस भी देख रहे हैं, एमसीक्यूज़ वीडियोस भी देख रहे हैं, तो उनको तो जो है डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो आप क्या करिए कि सिर्फ एमसीक्यूज़ वीडियो को देखिए। ठीक है, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ध्यान से पढ़िएगा और समझ ना आए तो जो ऑर्गेनोमेटालिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, पेपर इजी आएगा, 2 पेपर अभी तक हो चुके हैं तो पेपर इजी ही है। ठीक है, इतना टफ वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बेसिक भी जिसने पढ़ा होगा वो भी अच्छा कर जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल किसने डिस्कवर करा था? ए मॉन्ड ने। ठीक है, ए मॉन्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नॉन हीम प्रोटीन्स आर। जो नॉन हीम प्रोटीन्स हैं जिनमें हीम ग्रुप नहीं होता वो कौन से हैं? तो आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बायो इनऑर्गेनिक में, इस तरह के क्वेश्चंस। तो रुब्रिडॉक्सिन्स और फेरिडॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कि विदाउट हीम ग्रुप है, इनमें हीम नहीं होता। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ FeCO होल 5। ये HNB का सैम्पल पेपर जो था उसमें था। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करना। देखो, वैसे मैंने करा रखा है, इसका ना आंसर मुझे आप किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। मुझे इसका आंसर आप बताओगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इसका आंसर, और आप लोगों को अभी अच्छे से आता होगा। और इन केस नहीं आए तो भी मुझे बता देना। वैसे मैंने ये सैम्पल वाली वीडियो में जो है डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट लीनियरली फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आउट ऑफ। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये दिए गए 4 कंपाउंड है, पहला है बाईफिनाइल, दूसरा है एंथ्रासीन, ठीक है, वो सॉरी दूसरा है फिनेंथ्रीन, ठीक है, सी है एंथ्रासीन, डी है क्रिसिन। तो इनमें से ना लीनियरली फ्यूज्ड कौन सा होता है? ठीक है, तो लीनियरली फ्यूज होता है आपका, लीनियरली फ्यूज क्या होता है आपका? एंथ्रासीन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो अब देखो कैसे ये होता है। तो जो हमारे पास एंथ्रासीन होती है ना, उसकी रिंग इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से 3 रिंग होती हैं उसमें, इस तरह से 3 रिंग होती हैं। अगर आप क्या करो, एक ऐसी लाइन बीच से मारो तो देख रहे हो आप तीनों रिंग जो हैं, ये वाली और ये वाली, तीनों रिंग जो है एक ही लाइन में कट हो रही है, एक ही लाइन में आ रही है। तो जब तीनों रिंग एक ही लाइन में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली फ्यूज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन कार्बन है दोनों रिंग के लिए, यहाँ पे भी एक कॉमन कार्बन है, इसलिए बोल रहे हैं फ्यूज्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासीन। हाँ, अगर वो बोलता है एंगुलरली फ्यूज्ड, तो एंगुलरली फ्यूज्ड का आपका आंसर होता है फिनेंथ्रीन। क्या होता है? फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन इस तरह से होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फिनेंथ्रीन का। ये आपका होता है एंगुलरली फ्यूज। कुछ एंगल बनता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से एक लाइन पास करो तो तीनों बराबर डिवाइड नहीं होंगे, तीनों रिंग्स जो हैं बराबर डिवाइड नहीं होंगे। तो इसलिए जो ये क्या है आपका ये क्या होगा? एंगुलरली फ्यूज्ड होगा। ठीक है, तो अगर वो पूछे लीनियरली फ्यूज तो एंथ्रासीन, अगर पूछे एंगुलरली फ्यूज तो फिनेंथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 5 Cl2 प्लस इज।
ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई तो कलर का तो आप वैसे भी निकालते हैं, तो पहले ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, तो कोबाल्ट की मैं जो हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। और मैंने आपको बताया था अमोनिया न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़ीरो, तो +0। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना होता है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। कितना होता है, -1। तो -1 कंपाउंड पर कितना चार्ज है, +2, तो इक्वल टू में कितना रखेंगे, +2। तो x इज इक्वल्स टू, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का 2, -1 इधर गया तो प्लस का 1, तो कितना बना ये, 3 बन गया। ठीक है, +3। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको +3, ए ऑप्शन में मिल रहा है। देखो आपको कलर ना भी पता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पर्पल एंड +3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। विटामिन B12 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, विटामिन B12 किस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ये परनीशियस एनीमिया में यूज़ होता है। ठीक है, विटामिन B12 में क्या होता है, परनीशियस एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है विटामिन B12। और विटामिन B12 का जो कंपोनेंट होता है वो होता है कोबाल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3rd होती है, +3 होती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन क्या होगी, तो कोबाल्ट 3। ठीक है। इटाइटाइडिजीज, ये जो है ये तो कैडमियम की उससे होती है। ठीक है, बी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। इटाइटाइडिजीज किससे होती है, कैडमियम से होती है, कैडमियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए परनीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर है होमोन्यूक्लियर डाई, ये होमो एनुलर है। ठीक है, ये क्या है, होमो एनुलर डाइंस हैव लैम्डा मैक्स, कितना होता है इसका लैम्डा मैक्स, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है जब मैं वुडवर्ड स्पेशल रूल पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसका होता है ऑप्शन बी 253 नैनोमीटर। कितना होता है, 253 नैनोमीटर। ऐसे वेज वैल्यू पूछेगा और कॉमन कॉमन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे इनको। ठीक है, तो 253 नैनोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो नॉन बॉन्डिंग, एन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग, पाई का होता है पाई स्टार। मतलब मान लो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है, तो इसका जो पाई स्टार होगा ना उसके नीचे होगा, इसको बोलते हैं पाई स्टार। एक पाई बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा होगा। अब नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है, एन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिन पे क्या हो, लोन पेयर। तो अगर आप क्या करो, मान लो जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड जो ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये किस किस में होता है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जिनमें भी आपको कीटोन ग्रुप मिलता है, जिनमें भी आपको कीटोन ग्रुप मिलता है उन सब में जो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो कैसे इसको देखेंगे, किस तरह से देखना है, देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो देखो किस किस में, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है ये, एल्डिहाइड होता है ये। अगेन इसमें एक कीटोन ग्रुप है। ठीक है, कीटोन होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कीटोन होता है आपका। ठीक है, बी में भी होगा, ए में भी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अमाइड्स होता है C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये होता है अमाइड। इसमें भी देखो कीटोन कीटोन कीटोन, अगेन कीटोन, CO को बोलते हैं कीटोन। तो सब में यही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABC, यानी जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन सब में होता है। क्वेश्चन नंबर है, द यूनिटलेस क्वांटिटी इज, यूनिटलेस क्वांटिटी किसे बोलते हैं, तो एब्जॉर्बेंस को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला होता है I0 I0 ओवर, या I0 ओवर, एब्जॉर्बेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I0/I। ठीक है, तो ये भी इंसिडेंस है, ये भी इंसिडेंस है, दोनों कट जाएंगे, ये क्या बच जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा। और 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट्स की कोई यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट्स आर यूनिट लेस। जैसे आप करते हैं ना, जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी मीटर रखते हैं, नीचे भी मीटर रखते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो कोई भी आंसर जो नंबर में आता है। क्लियर है, तो एब्जॉर्बेंस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, पूछ सकते हैं। देखो अब यहाँ पर है, पायरोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट, तो
टू पोजीशन है उस पर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब मैं देखूँ मैं कैसे आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। जैसे मान लो मैं ना इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके हेल्प से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास है पायरोल, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पायरोल है, ठीक है, मेरे पास क्या है पायरोल, और ये मेरे पास इसमें क्या है पाई बॉन्ड है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है। मान लो मैंने क्या करा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है, ओहो, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास क्या है पायरोल है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोफिलिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होगी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है किसी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं जैसे मान लो इसको यहाँ पर ब्रेक करूँ तो नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा और ये जाके इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये जाके इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो है हम पायरोल डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। तो पायरोल मेरे पास इस तरह से होता है, ठीक है, ये, और इसकी रिएक्शन अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल से करानी है, यानी ऐसी कोई स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है इस तरह से यहाँ पे लोकेट होता है, यहाँ पर आता है माइनस चार्ज, ये जाके इधर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ऐसी, ये प्लस ऐसी रहेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसी रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये इधर शिफ्ट होगा इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ठीक है, इधर आएगा क्या पॉजिटिव, ये इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, इधर नाइट्रोजन पे लोन पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और अगेन यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे जुड़ेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा इसी में ही कि इस तरह से अब देखो ये पॉजिटिव है और ये लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस तरह से बनाते चलेंगे ना तो हमें 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो जब पोजीशन 2 पे पायरोल की क्या होती है, ये आपको पता है, ये पोजीशन 2 होती है, ये जो होती है क्या होती है पोजीशन 2, ये वाली जो होती है यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो ये क्या होता है पोजीशन 2। तो जब पायरोल की पोजीशन 2 होती है तो पोजीशन 2 पे अटैक होने के बाद क्या होता है, उसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है कंपाउंड में, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका जो पायरोल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पर शो करता है, पोजीशन 2 पे शो करता है। वैसे इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पायरोल पढ़ सकते हो आप हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, मैंने प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ पिरिडीन, पायरोल और एनिलीन। तो सबसे पहले पिरिडीन बनाना से, तो ये कह रहा है कि बेसिक सबसे ज़्यादा कौन होगा, पिरिडीन में से, पायरोल में से और आपका एनिलीन में से। तो पिरिडीन बनाना सीखो, ठीक है, ये है पिरिडीन, पिरिडीन के लोन पेयर जो है नाइट्रोजन में बाहर होते हैं। नेक्स्ट है पायरोल, पायरोल, ठीक है, ये आपका पायरोल है। नेक्स्ट है आपका एनिलीन, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, मोस्ट बेसिक आपका होगा, मोस्ट बेसिक आपका होगा एक्सक्यूज मी, मोस्ट बेसिक होगा आपका पिरिडीन। क्यों, क्योंकि पिरिडीन में जो है लोन पेयर आउटसाइड है, ये इजीली डोनेट हो सकते हैं, ठीक है, जबकि इसमें जो पायरोल में जो लोन पेयर है वो अंदर होते हैं रिंग के, तो ना वो रिंग के साथ इस तरह से रेजोनेंस में जाते हैं, रेजोनेंस में बोले तो इस तरह से, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर आता है, तो मतलब रिंग जो ये लोन पेयर है रिंग के अंदर घूमते हैं। अगेन यहाँ पे एनिलीन में देखें तो ये जो लोन पेयर है ये भी अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, रिंग के साथ ये भी रेजोनेंस में जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो रेजोनेंस क्योंकि जो अवेलेबल ही नहीं है तो डोनेट किसको करेगा, बेसिसिटी हम देखते हैं जो डोनेट कर सके लोन पेयर को। तो पिरिडीन में डोनेशन बहुत ईजिली होता है, रेजोनेंस में नहीं जाते, ठीक है, इसलिए जो है आपका आपका क्या होगा, पिरिडीन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रांजिशन रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर होती है? तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोला है कि ऑर्डर याद रखो, ऑर्डर याद रखो। जिसको ऑर्डर याद होगा वो इजीली कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर कैसे याद रखना है आपको। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए लगती है, नेक्स्ट जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लगती है, और सबसे कम जो है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए लगती है। जब आप इधर आते हैं तो एनर्जी जो है इंक्रीज करता है, ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीजेस। क्या करती है, इंक्रीजेस। क्या करती है, इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लग रही है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी डी ऑप्शन। ये भी HNB के सैम्पल पेपर में था, बहुत आसान आएगा, ठीक है। अगर वो बोले लीस्ट एनर्जी तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डू नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कौन फॉलो नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, ठीक है। 4 CO है यहाँ पे, तो एक CO दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 CO कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो 35 किसी भी जो है किसी भी गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन बी यानी CO आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईटा थ्री 1 - 3 इसको बोलते हैं ईटा थ्री। ये जो है ना इसको ईटा बोलते हैं, और इसको ऊपर लिखा हुआ उसको बोलते हैं 3। तो इसका इस 3 का मतलब क्या हुआ ये पूछना चाह रहा है। इज मीन दैट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड विद मेटल इज। अब ध्यान रखना, वो बोल रहा है कि कार्बन में जो मेटल है, मेटल से कार्बन कितने कार्बन अटैच होंगे, ये आपको दिखाता है ईटा को बोलते हैं हेप्टासिटी। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है ऊपर, जो भी नंबर ऊपर लिखा होता है वो उतने ही मेटल से जुड़ा होता है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, तो ऑप्शन में 3 ढूंढो। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए जो है वो 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 है, तो जो हमारे पास जो भी मेटल होगा, जो भी कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन जो भी होगा वो 3 मेटल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मीन दैट द नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विद मेटल्स इज, तो 3 मेटल से, जितना यहाँ पे होगा उतने मेटल से अटैच होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड इज। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले तो। अगर स्ट्रक्चर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बनना इम्पॉसिबल सा लगता है वहाँ पे। जब स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का, वो इस तरह से होता है। ये होता है कोबाल्ट, हेक्सामीन यानी NH3 का होल 6, अमीन हो गया NH3, और हेक्सा का मतलब हो गया 6, और ये Cl3, ठीक है। ये क्या होगा बाहर, Cl3, और यहाँ पे इसे सही से लिखते हैं हेक्सा अमीन। तो ये है कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, इसको X मानो। मैंने बोलता अमोनिया हमेशा न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस क्लोरीन पे -3 होगा, तो इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, +3। ठीक है, तो इस पर कितना होगा, +3। तो बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर कितना होगा, इस पर +3 होगा, इस पर -3 होगा। तो इसको क्या मानो आप, X मानो, इसको क्या मानो, +0, ठीक है। यहाँ पर कितना है, +3 है ना, तो इक्वल्स टू कितना होगा, +3। तो देखो जिस ऑप्शन में +3 मिल जाए आपको,
ठीक है, जिस ऑप्शन में क्या मिल जाए +3, तो +3 किस में होगा, बी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है, विद डिक्रीज ऑफ पीएच बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद पीएच डिक्रीज करता है हमेशा। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखो पीएच इंक्रीज करता है तो जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन की वो बढ़ेगी, अगर पीएच डिक्रीज करेगा तो बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिक्रीज करता है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कंटेन डैश लिंक्ड टू टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिएक्टिव मिथाइलिन का पहले तो स्ट्रक्चर पता बनाओ। ठीक है, ये मैंने सिखा रखा है जब मैंने रिएक्टिव मिथाइलिन पढ़ाया था, इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, तो ये होता है मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है ये होता है मिथाइलिन ग्रुप, ये होता है मिथाइलिन ग्रुप। तो अभी क्या होता है, ये मिथाइलिन ग्रुप जो है ना, क्या होता है, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक मिथाइलिन ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, मिथाइलिन ग्रुप। तो ये ऑप्शन 17 का बी आंसर होगा। ठीक है, और ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ना, ये अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जब ये इधर जाएगा तो इस कार्बन पे ना पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी इधर जाता है तो इस कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कार्बन क्या करते हैं, अगल बगल जो कार्बन है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन मिथाइलिन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं। ठीक है, तो मिथाइलिन जो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होता है उसमें मिथाइलिन ग्रुप होता है, और आजू बाजू यानी अगल बगल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं। तो ऑप्शन 17 का क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, द मिथाइलिन हाइड्रोजन्स ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स इज। ठीक है, तो मिथाइलिन हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैं ये बना लेता हूँ, फिर से उसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, दिमाग में रखो, C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचेंगे, ठीक है, ये भी खींचेगा इधर, तो जो इलेक्ट्रॉन जब जो है एक्टिव मिथाइलिन, ये क्या है, जो ये मिथाइलिन है, ये जब किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से अटैच हो, अगल बगल इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन इज। तो एंथ्रासीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पहले आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये आपका हो गया एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये आपका एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो कि वो हमें पूछ क्या रहा है, वो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, उसी से तो बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन तो देखो कैसे गिनने हैं, तो एक कार्बन ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, तो 14 तो कार्बन है। तो 14 देखो किस किस में, ऑप्शन ए में नहीं, तो इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो उसको। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में से कोई हो सकता है। अब हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन आ रहे। तो देखो कौन से में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, C14H10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन कौन शो करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका एंथ्रासीन। क्या आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा एंथ्रासीन। ठीक है, नैप्थलीन देते हैं, पायरोल भी देते हैं, लेकिन इनके लिए फिर टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। ठीक है, प्रेशर भी हाई रखना पड़ता है, नॉर्मल कंडीशन पर ये नहीं देते, जबकि जो एंथ्रासीन है आपका नॉर्मल कंडीशन पर भी डाइल्स एल्डर रिएक्शन
शो करता है। ठीक है, डाइसल्टर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नैप्थलीन। अब ये रिएक्शन दी हुई है, देखो नैप्थलीन का केस है। तो नैप्थलीन में देखो ये करा क्या रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन किसकी है। ये कंडीशन होती है आपकी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है यहाँ से, NO2+ बनता है। ठीक है, तो अब ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन में वो अटैक करेगा। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग सीख लो। नंबरिंग वैसे मैंने सिखाई हुई है। ठीक है, नंबरिंग मैंने सिखाई है। तो क्या नंबरिंग होगा, देखो इसको 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को 5 मत देना, उसे एक छोड़ के 5 6 7 8। ठीक है, और ये वाला 9, ये वाला क्या होगा 9, और ये वाला क्या होगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से इसकी नंबरिंग। तो अब जो है हमारे पास जो नैप्थलीन है, मैंने आपको बताया था, वो सबसे पहले तो जो रिएक्शन शो करता है 1 पोजीशन पर शो करता है। ठीक है, 1 पोजीशन पे, और उसके बाद कहाँ पे शो करता है, 2nd पोजीशन पर शो करता है। ठीक है, तो अब ढूंढो जहाँ पर एक तो 1 पोजीशन पे लगा हुआ, दूसरा 2nd पोजीशन पे लगा हुआ। तो ऑप्शन भी आपका क्लियरली मैच है। ठीक है, तो NO2 क्या होगा, NO2+ आएगा और वो ऑप्शन 1 पे जुड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में ऑप्शन 2 पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में NO2+ जुड़ता है। तो बस ये बात ध्यान रखना कौन सी पोजीशन में पेपर में एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म तो अब है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैकेनिज्म तो पूछने से रहा। तो बस आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए कि हाँ पोजीशन 1 पे होना चाहिए या पोजीशन 2 पे होना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन 1 पे अटैक करेगा, फिर पोजीशन 2 पे अटैक करेगा। ठीक है, उसका रीज़न होता है स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो बस कौन सा में ऐसा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में आपको क्लियरली ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ नॉट एरोमेटिक। कौन एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ जी, कौन एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा डी, पिप्रिडीन। इसको क्या बोलते हैं, पिप्रिडीन बोलते हैं। पिरिडीन अलग है, पिप्रिडीन अलग है। हाँ, एक जैसे मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए तो पाई बॉन्ड का होना सबसे ज़रूरी है, जबकि ये सब एरोमेटिक है। ये सब क्या है, एरोमेटिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, नॉट एरोमेटिक पूछा है तो ऑप्शन डी, पिप्रिडीन जो है एरोमेटिक नहीं होता, वो एलिफेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये क्या बताता है हमको। तो जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होता है वो ना हमको बताता है कि जो रिएक्टेंट हमने लिया है ना, उस रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने। से फॉर एग्जांपल जैसे मैं पिरिडीन को ना, पिरिडीन को क्या करूं, मैं पिरिडीन को रिएक्शन कराऊं आपका, ये है मेरे पास पिरिडीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं आपसे कराता हूँ। जैसे मिथाइलेशन में हम ना जनरली लेते हैं CH3I, CH3 को आप मिथाइल बोलते हैं, मिथाइलेशन करवाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन और ये जो डबल बॉन्ड है सब हट जाएंगे। ठीक है, ऐसा इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, यानी जो रिएक्टेंट था हमारे पास वो 5 कार्बन वाला था। क्या था, 5 कार्बन वाला। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किस लिए यूज़ करते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन्स को पता करने के लिए, या फिर उसी को हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन्स का पता लगाने के लिए हम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है पिरिडीन इज वीकर बेस देन RNH2। ठीक है, ये वीकर बेस है RNH2। तो सबसे पहले ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो। ठीक है, RNH2, मैं R को अगर ऐसे लिखना चाहूँ, देखो R, उस पर ये लोन पेयर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, कितने लोन पेयर हैं इसमें, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3।
तो 1+3 कहाँ गया 4। अब मैंने बोला 4 जितने भी हमारे पास आते हैं ये सब करने के बाद जितना भी नंबर आएगा उसमें से 1 कहाँ भेजना है आपको एस में भेजना है, क्योंकि एस में एक आ सकता है। बाकी बचे हुए कितने 4 में से एक एस में गया, बचे 3, 3 हमेशा पी में चले जाएंगे। तो ये बना क्या sp3। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पी होगा, पी यहाँ पे कितना है 3, जबकि पिरिडीन में जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp2 आती है। क्या आती है sp2। तो यहाँ पे 2 ही पी है, यहाँ पर 3 पी है। जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होती है बेसिसिटी होती है। जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होता है, यहाँ पे 3 पी है, यहाँ पर 1 पी है, 3 पी ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो ऑप्शन ए देखो RnH2 इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ बिल्कुल, जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर sp3। पी कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, पिरिडीन कम बेसिक होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ IR रेंज रेडिएशन। जो IR रेंज है उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी मैं करा चुका हूँ और ये सैम्पल पेपर में अभी पूछा था, वीडियोज़ में मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कैसे आया, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी MCQs वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लिंक्स दे दूँगा आपको, आप वहाँ से देख लेना। HNB का सैम्पल पेपर देखो, मेरी वीडियो प्ले लिस्ट पर जाओ, वहाँ पर ये सब मैंने अच्छे से बताया हुआ कि 4000 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स एक्चुअल में आता कैसे है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसे डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, 4000 से लेके कहाँ पर 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन CrCO6। मैंने बताया था जब आपके पास इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक Cr के इर्द गिर्द कितने हैं 6 CO है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। ठीक है, 6 में से एक कहाँ चला जाएगा S में चले जाएगा, एक कहाँ चले जाएगा S में। अब कितने बचे 5। P में कितने जाते हैं, P में कितने जाएंगे 3 जाएंगे, बचे कितने 2, तो वो D में भेज दो, तो sp3d2। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, ये भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो sp3d2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी sp3d2 बोलो या d2sp3 बोलो, ठीक है एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 27 है CrCl3CO LiLH4 175 डिग्री C 70 atm प्रेशर। अब इसमें ए पूछा हुआ है, इसका रिएक्टेंट क्या होगा, ओ सॉरी इसका जो ये ए बनाया है, ये ए जो बनाया प्रोडक्ट वो क्या होगा। ठीक है, तो ये है CrCO6 की क्या प्रिपरेशन है, क्या है ये प्रिपरेशन, CrCO6 बनेगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब CrCO6 क्या होता है यार, वाइट सॉलिड होता है ये। ठीक है, वाइट कलर का होता है, वाइट सॉलिड होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, केमिकल अगर इसमें डाल दो HCl वगैरह तो ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, क्लियर है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द रिएक्टिविटी ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स का मतलब होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग वन हेट्रो एटम वन अदर एटम। मतलब जैसे मान लो सबसे पहले पायरोल बनाते हैं, तो पायरोल है ये हमारे पास प्यारा सा पायरोल। तो यहाँ पर देखो कार्बन तो है, कार्बन अदर देन मतलब कार्बन के अलावा और एटम अगर हो किसी में तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइकल। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, फुरान बनाते हैं, तो फुरान जो है हमारे पास इस तरह से होता है, फ्यूरैन बोलो या फुरान बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, थायोफीन बनाना है, थायोफीन इस तरह से होता है सल्फर का। बेंजीन आप सभी को पता ही है इस तरह से होता है। ठीक है, तो बस अब ये देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉन्डिंग में दिक्कत आ जाएगी, इस तरह से बॉन्ड अलग है जी, हाँ मिलाना नहीं। तो ये आपका क्या है बेंजीन भी दे दिया, बेंजीन आपका हेट्रोसाइकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन है, अदर एटम नहीं है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है पायरोल की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर आपका थायोफिन की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन,
मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन आपका स्टोरेज ऑफ O2 करता है, यानी ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम होता है मायोग्लोबिन का। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू NH3 बाय एंजाइम। नाइट्रोजन जो है NH3 में कौन से एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका नाइट्रोजिनेज। क्या है आपका? नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन। फेरोसिन का फॉर्मूला, तो फेरोसिन का फॉर्मूला होता है FeC5H5 होल ट्वाइस। C5H5 दो होने चाहिए, C5H5 को बोलते हैं पेंटाडाइनाइल लिगेंड। ठीक है, तो दो C5H5 होने चाहिए, एक आयरन होना चाहिए, तो वो बनता है फेरोसिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, PHLi, ठीक है, और ये थायोफिन सॉरी, ये आपको फ्यूरैन दे रखा है और ये आपको फिनाइल लिथियम दे रखा है। तो यहाँ पे ना मेटल, ये रिएक्शन जो होती है ट्रांस मेटलेशन रिएक्शन, सॉरी ट्रांस नहीं, सिर्फ मेटलेशन रिएक्शन। क्या होता है ये? मेटलेशन रिएक्शन होता है। अब मेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। किसका? मेटल एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन और मेटल का एक्सचेंज होता है। तो अब देखो यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका एक हाइड्रोजन है। तो लिथियम क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को लेके इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये पीएच क्या होता है? पीएच होता है आपका C6H6। तो C6H6 अलग हो जाएगा, और जो वो फ्यूरान है, फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे आपका लिथियम अटैच हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जो है कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे इस फिनाइल रिंग के साथ जला के H6 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा सॉरी, एक मिनट जरा, लेट मी करेक्ट। यहाँ पर जो फिनाइल तो होता है क्या? C6H5, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो प्लस H इससे जुड़ेगा, तो ये C6H6 बनेगा। क्या बनेगा? C6H6 बनेगा, C6H6 यानी बेंजीन बनेगा। तो इसका एक बेंजीन बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव ऑन करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन CrCO होल 6। तो स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो स्ट्रक्चर देखो, मैंने जब भी बोला था, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जब होता है? तो D2sp3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करे हैं इस तरह के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी टर्मिनल कार्बोनिल डज Mn एटम इन Mn2CO होल 10 हैव। मतलब टर्मिनल कार्बोनिल पूछ रहा है, तो Mn का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ये Mn सिंगल बॉन्ड Mn, ये भी CO, 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 5 यहाँ लग गए। CO, 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 CO और ये भी CO। तो कितने हैं देखो टर्मिनल, एक Mn में देखो कितने कार्बोनिल है? 1 2 3 4 5, 5 है ना टोटल। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो टर्मिनल कार्बोनिल कितने होते हैं Mn2CO होल 10 में? 5 होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोबाल्ट नाइट्राइट फॉर्मूला, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट फॉर्मूला इज। ठीक है, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट फॉर्मूला इज। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो क्वेश्चन नंबर 34 तो हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट फॉर्मूला इज। तो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, Na3CONO2 होल 6। ये आपका है केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स। मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनिक से कुछ इनऑर्गेनिक से। ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा Na3CONO2 होल 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल लिथियम इज। तो ऑप्शन ए CH3Li का होल 4, CH3 का होता है मिथाइल। ठीक है, एल लिथियम, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स चेक करो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम फेरोस
और जैसे सॉल्ट वहाँ पे मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो बार बार एक ही बात रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, अब देखो ये ना फेरोसिन है, फेरोसिन ही है ये। फेरोसिन को ऐसे भी लिखा था, 2 पेंटाडाइनाइल रिंग होती हैं इसमें, और H2SO4 के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO2 डॉट ऑक्सीजन, ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, इसको आप सल्फोनेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। SO3H मिलता है यहाँ से हमको, SO3H मिलता है। और ये फेरोसिन की इस वाली पोजीशन पे SO3H हमेशा कोई भी होगा, कोई भी फेरोसिन की रिएक्शन होगी वो हमेशा इस पर ही जुड़ेगा। ऐसे इतना भी अगर आपको पता है तो कितने ऑप्शंस ऐसे में एलिमिनेट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर लगना है, इस पोजीशन पर लगना है, उसने इस पोजीशन पे लगना है, ठीक है। तो ढूंढो, तो देखो यहाँ पर तो इसमें लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर लगा होना चाहिए, तो ये गलत। यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ये भी गलत। COH तो आ ही नहीं सकता, ये भी गलत। यहाँ पे लगा है, तो इस यानी ऑप्शन ए सही होगा। जो भी रिएक्शन होगी फेरोसिन की इसी पोजीशन पे होगी, या फिर इस पे होगी, इस पे होगी, या फिर इस पे होगी, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर किस में होगी? इसमें और इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हेमोग्लोबिन इज द मेटालोपोरफायरिन ऑफ, ये भी ऑफिशियल सैम्पल पेपर में था। तो ये है Fe2+ का, ठीक है। Fe2+ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन Fe2+ होता है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो आयरन का मेटालोपोरफायरिन होता है आपका हेमोग्लोबिन, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है। अब है द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ ये देखो, ये ना जो मैंने लास्ट चैप्टर था उसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ कवर कराने रह गया था, तो वो मैं MCQs में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है अगर वो ज़्यादा ही डिटेल में गया तो। क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन इस। अब इसके लिए थोड़ा बहुत आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 से कम होती है, ठीक है, लेस देन 3000, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको लेस देन 3000? वैसे यहाँ पर देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की भी दे रखी है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन की भी दे रखी है 3300, ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी दे रखी है ग्रेटर देन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो, ये मैं आपको प्रोवाइड मतलब करा दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लेस देन 3000। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 40 में लेस देन 3000, यानी ऑप्शन ए। sp3 हाइब्रिडाइज समझ रहे हो? निकालनी आती होगी ना हाइब्रिडाइजेशन। इनकेस कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। sp3 का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ CH3, ठीक है। इसको अगर मैं खोल दूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कितने सिग्मा है यहाँ पे? 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल सिंगल इस कार्बन के इर्द गिर्द 4 सिंगल बॉन्ड है। तो 4 में से एक S में से पहुँचा दो, 2 कहाँ पहुँचा दो? P में। तो 3 कहाँ पहुँचा दो? P में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3। तो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है ना ये वाला, इसकी पूछ रहा है वो आपसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ये कार्बन होगा कैसे? sp3 कार्बन होगा ना, यहाँ से निकाला हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए। द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब आगे एरोमेटिक रिंग ये होती है आपकी, बेंजीन रिंग को एरोमेटिक। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक आपको भी पता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन, इस बॉन्ड की अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो उसके लिए भी ये डेटा आप याद रखना, ठीक है। ये देखो ये जो डेटा है यहाँ पर, तो CH ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो होगा एरोमेटिक रिंग का, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3085 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यूज़ वैसे CH एल्डिहाइड की पूछ सकता है आपसे, एरोमेटिक एल्डिहाइड की पूछ सकता है, यानी बेंजीन रिंग पे CHO, ठीक है, उसकी पूछ सकता है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा एरोमेटिक रिंग पे, उसकी पूछ सकता है।
ठीक है, बेंडिंग की पूछ सकता है, इतना होता है। अब ये दो वैल्यू एक सिमेट्रिक की वजह से, एक एसिमेट्रिक, ये जो दो वैल्यू देख रहे हो ना, एक सिमेट्रिक की वजह से आती है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से आती है। तो ये आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, अगर पूछा उसने। वैसे इतना डिटेल तो जाएगा नहीं, पर इन केस अगर, ठीक है। तो देखो क्या था यहाँ पर, क्या था, एरोमेटिक रिंग का क्या था, 3085 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तभी होंगे जब याद होगी वैल्यू, अदरवाइज आप इन्हें छू भी नहीं सकते। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स शोज CO। CO यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोनिल ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग एट रेंज, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एट रेंज। कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका कितना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका देखो यहाँ पर, इसका भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है देखो, CO स्ट्रेचिंग जो है, प्राइमरी अल्कोहल्स शोज टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एट 1350 एंड 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। फिनॉल्स हो गया आपका, ईथर्स हो गया आपके, इतने इतने पे एब्जॉर्व करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये डेटा दिया रहता है हमको केमिस्ट्री में, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1350 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ढूंढो यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा ये आपको, 1350 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर अब नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है हमसे, अच्छा आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 38 आपसे डिस्कस करा कि नहीं करा, मैंने शायद नहीं करा है ना। हाँ, क्वेश्चन 38 तो रही क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन 38 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यार, ये रिएक्शन आपकी होती है चिची-बेबियन रिएक्शन। चिची-बेबियन रिएक्शन से आप क्या करते हैं, पिरिडीन को फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बताओ पिरिडीन किस रिएक्शन से बनता है। ऑप्शन ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चिची-बेबियन रिएक्शन, हैंस रिएक्शन या नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, चिची-बेबियन रिएक्शन। चिची-बेबियन रिएक्शन ना कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं और आपको मिलता है यहाँ पर एक्रोलीन। क्या मिलता है, एक्रोलीन मिलता है। फिर इस एक्रोलीन को क्या करते हैं आप, एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से आपको पिरिडीन, वाटर और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी यानी चिची-बेबियन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपको कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ रेड पेरोक्सीक्रोमेट्स इज, रेड पेरोक्सीक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये भी मैं अपने वीडियोस में इस तरह की बहुत तरह के कंपाउंड्स में डिस्कस कर रखा हूँ। कौन से वाले में, केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स में। अगर नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, K6Cr2O16, ठीक है। बी वाला जो होगा वो ब्लू होगा, क्या होगा, ब्लू पर ऑक्सीक्रोमेट्स। अब पर ऑक्सी इन्हें बोल क्यों रहे हैं, इनमें ना पेरोक्साइड लिंकेज होती है। ये सिंगल बॉन्ड जब भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आपको क्या दिखे, जब भी आपको इस तरह से दिखे, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो इसलिए नाम पड़ा है पेरोक्सीक्रोमेट्स। तो क्या होता है ये, इसका ऑप्शन होता है K6Cr2O16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो वैसे ना हमारे सिलेबस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो नहीं है, पर ये बुक में ना पीछे दिया हुआ था, शायद पता नहीं पूछ लिया हो कभी अचानक किसी ईयर में। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए ना कुछ बातें ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया, वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है, बुक के पीछे दिए हुए हैं तो इसलिए मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए ना आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे जो आयरन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2। कितना होता है, 3d6 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 6 यहाँ से, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन।
कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल। कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 5 2 से कितना हो गया 10, तो कितना आ रहा है ये 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी ये तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी वाला ऑप्शन देखते हैं। निकिल का जो होता है, निकिल का होता है 3d8, क्या होता है 3d8 4s2। ठीक है, निकिल का क्या होता है 3d8 4s2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, थोड़ा मैं इसे सही से लिखता हूँ, क्या होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8 यहाँ से, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्लस कार्बोनिल कितना है, 4 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 देते तो 8, तो ये कितना हो गया 18। कितना हो गया 18, यानी ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी। तो प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है, ठीक है 4d 4 प्लैटिनम का, प्लैटिनम का जो होता है वो होता है आपका 5d8, 5d8 क्योंकि थर्ड सीरीज का एलिमेंट है। 5d थर्ड 5d सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड का नहीं है। ठीक है, 5d सीरीज का, तो इसलिए 5 आएगा ना, 5d8 6s2, 5d8 6s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8 यहाँ से, ठीक है, तो कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ 10 प्लस Cl3 क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, प्लस C2H4, C2H4 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और एक माइनस चार्ज भी है बाहर, तो प्लस उसको भी ऐड करेंगे, तो कितना होगा 10 प्लस 3 13 15 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये वाला जो है आपका बी ऑप्शन आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आयरन का देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं ऑप्शन ए कर रहा है कि नहीं। तो आयरन देखो, आयरन जो मेटल है उसको देखो, आयरन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। ठीक है, 3d6 4s2। तो बस अब यहाँ पर क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ से 2 यहाँ से, प्लस कोबाल्ट कितने कार्बोनिल कितने देगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 कार्बोनिल है। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ से आपको 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। वैसे नहीं आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भी देखो ऐड करो इनको, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ रहा है। डायरेक्ट याद रखना, यही रिपीट होगा अगर होगा भी तो, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच विल फॉर्म पिक्रेट। पिक्रेट कौन बनाता है, तो इसका ऑप्शन ई सही है, ए एंड बी। ठीक है, आपका नेप्थलीन भी बनाता है और एंथ्रासीन भी बनाता है। तो देख लेते हैं पिक्रेट होता क्या है। पिक्रेट बनता है पिक्रिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में बनता है, पिक्रिक एसिड में बनता है, पिक्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो अब देखो, सबसे पहले मान लो मैं ये एंथ्रासीन बनाता हूँ। ठीक है, ये एंथ्रासीन मैंने बना दिया, ये एंथ्रासीन। ठीक है, पिक्रिक एसिड क्या होता है, देखो पिक्रिक एसिड होता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर, OH NO2, इस वाली पोजीशन पे भी NO2 और ये NO2। ठीक है, ये होता है पिक्रिक एसिड। जब आप इसे बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एक इस तरह से पिक्रिक एसिड पिक्रेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पिक्रेट बनता है, इस तरह से, इस तरह से एक पिक्रेट बनेगा, NO2 NO2 और NO2। ठीक है, मतलब जो पिक्रेट का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इस तरह से होगा, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से होगा, ये पिक्रिक एसिड भी होगा साथ में OH। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड ना इस तरह से जो है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो मैं जो हूँ बार बार वो इरेज हो जा रहा है। खैर अभी देखते हैं क्या आगे हो सकता है, थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये NO2 है, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है। ठीक है, और ये OH है। तो इसके बीच में क्या होता है, ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं,
और इसको एक बॉक्स में दिखाया जाता है इस तरह से। ये होता है पिक्रेट। क्या होता है? पिक्रेट। तो कौन कौन बनाएगा इसको? नैप्थलीन भी ऐसे ही बनाता है और एंथ्रासीन भी ऐसे ही बनाता है। वहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि एक रिंग नहीं होगी, अब वहाँ पे 2 रिंग होंगी नैप्थलीन के केस में। ठीक है जी। तो पिक्रिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनता है? पिक्रेट। और कौन कौन बनाता है आपका? नैप्थलीन और एंथ्रासीन। तो ऑप्शन ई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये है आपका फुरान। ठीक है, तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराएगी सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन आप करा रहे हो और आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये आपका डील्स एल्डर रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन में एक डाइन होता है और एक डाइनोफाइल होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। और ये एक्सो क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन, ये इस कैविटी, ये कैविटी है ना, इस कैविटी से दूर है तो एक्सो है। अगर कैविटी के पास होते, मतलब इस तरह से मुड़े हुए होते कैविटी की तरफ, तो तब वो क्या हो जाता? एंडो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? डील्स एल्डर रिएक्शन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर है विच इज आई आर इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज आई आर इनएक्टिव। तो N2, क्योंकि होमोडायटोमिक है, इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आई आर इनएक्टिव। बाकी सब क्या है? आई आर एक्टिव। ये भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। द बेस वैल्यू ऑफ कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड डाइन ऐसे होता है, क्वेश्चन आ सकता है भाई, कंजुगेटेड डाइन बताओ। तो कंजुगेटेड डाइन होगा एक पाई बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, अगेन दूसरा पाई बॉन्ड। तो क्या होगा कंजुगेटेड डाइन का? क्या होगा इसका सही आंसर? 217 नैनोमीटर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है द करेक्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। करेक्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन बी। जैसे जैसे रिंग साइज घटता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखो, ये इस तरह का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, याद रखो इसको। 50 CO2 इज़ आई आर। अब यहाँ पे देखो, एक वीडियो में मैंने बात करी थी कि CO2 जो होता है आई आर इनएक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा केसेस अलग है। ठीक है, ओवरऑल इसको आई आर एक्टिव माना जाता है। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इसका वैसे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आई आर एक्टिव होगा, लेकिन क्यों होगा अब देखते हैं। तो देखो, जो CO का स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अगर मैं इस तरफ इसको खींचूँ और एक एक जना यहाँ से खींच रहा है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट खींच रहे हैं इसको, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और ये क्या होगा? आई आर इनएक्टिव होगा। क्या होगा? आई आर इनएक्टिव। इसको क्या बोलेंगे हम? कैसी स्ट्रेचिंग है ये? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। कैसी है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? एक अपोजिट तरफ मूव होता है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, तो सिमेट्रिक है ना। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी CO2 की, तब तो वो आई आर इनएक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या करूँ मैं कि जैसे मान लो मैं इसी को ऐसे करता हूँ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब मैं इस बॉन्ड को भी इस तरफ खींच रहा हूँ और इसको भी इस तरफ खींच रहा हूँ, तो इस समय जो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा ना, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा? आई आर एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आई आर एक्टिव हो जाएगा। और ये कैसी स्ट्रेचिंग है? एसिमेट्रिक है, एक ही तरफ खींचे जा रहे हैं बस इसी तरफ, तो बॉन्ड लंबे होंगे। ठीक है, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ना ये। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? आई आर एक्टिव होता है हमारा CO2। नेक्स्ट, अगर मैं एक केस और डिस्कस करूँ, इसमें बेंडिंग का केस डिस्कस करूँ, जैसे मान लो O C डबल बॉन्ड O O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मान लो मैं इस कार्बन को तो ऊपर खींचूँ और इनको इस तरफ ऐसे खींचूँ, पास ले आऊँ, बैंड कर दूँ, मतलब इस तरह की शेप बना दूँ, तो भी क्या होगा? जो म्यू जो है वो भी इक्वल टू नॉट ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आएगा उसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेंडिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? बेंडिंग वाइब्रेशन। तो ऐसे में भी ये क्या हो जाएगा? आई आर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई आर एक्टिव। तो एक वीडियो में मैंने बोलता आई आर इनएक्टिव। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको आई आर एक्टिव नहीं मिल रहा है, CO2 दे रखा है, सिर्फ आई आर इनएक्टिव मिल रहा है, तो तब तो मार दोगे, क्योंकि वो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होता है उस केस में वो आई आर इनएक्टिव होता है। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा हो
कि वो IR एक्टिव दिया है, ऑप्शन में IR एक्टिव आपको दिख रहा है, तो आप उसे सही करोगे, यानी IR एक्टिव ही मारोगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, इसके बाद शायद वीडियोस ना मिले ना आए। ठीक है, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देना, इन क्वेश्चंस को देख जाओ, प्लेलिस्ट देख जाओ, MCQs कर जाओ, कॉन्फिडेंट आएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर जाओगे तो एग्ज़ाम सही जाएगा और इजी ही आएगा पेपर। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।